जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। चैनल है आलिया शो ऑफिशियल। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इंडिया के पॉलिटिकल एनालिस्ट सुमित वीर जी आज हमारे साथ शरीक हो रहे हैं प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू आलिया मैम, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक्स फॉर योर टाइम सर। अच्छा, हम आज जिस पे बात करने लगे हैं सुमित जी, आपसे बात करने का आज मकसद ये है कि दो तीन टॉपिक्स मेरे सामने ऐसे आए हैं, मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो है इंडिया का मौक़िफ़ जरूर लेना चाहिए। उसमें हमने देखा कि एक तो अब खबर ये आ रही है कि फ्रांस की तरफ से इंडिया पर ये प्रेशर किया जा रहा है इंडिया को कि आप रशिया के खिलाफ वोट करें। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि यूएनजीए की जो एक अभी आगे वोटिंग होगी, उससे पहले, उस मीटिंग से पहले ये लॉबिंग की जा रही है और ब्लॉक्स बन रहे हैं और लोग, कंट्रीज जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं कि किस तरीके से खास तौर पर जो वेस्ट है उसमें रशिया को डिफीट किया जाए। तो इसी के साथ जब हम और भी देखें तो हमने देखा कि रशिया ने इसमें ये किया कि जो ट्रीटी था, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, उसमें से वो निकल गया और उसमें उसने ये कहा कि किसी को ये ख्याल नहीं होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एक बैलेंस है उसको इम्बैलेंस किया जा सके या उसको वायलेट किया जा सके। और फिर इसी पे हम ये भी देख रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट शी हैं वो पुतिन के साथ जो है उनकी मुलाकात होने वाली है, चाइना के साथ होगा। तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा लगता है कि जैसे शिफ्ट आ रहा है। इसमें इंडिया वो कहना चाहिए कि एक बुनियादी नुक्ता है कि जिसमें उसको देखना होगा कि वो क्या करे। तो सर, मेरा आपसे पहला सवाल तो यही होगा सुमित जी कि क्या इंडिया रशिया के खिलाफ वोट करने के लिए तैयार होगा वेस्ट के कहने पर? देखिए आलिया जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और सभी दर्शकों को प्रणाम। सबसे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है और इन नेशनल इंटरेस्ट है। तो ये रशिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कोई इसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ना पहले कर चुका है ना अब कर पाएगा। खासकर मोदी जी की एडमिनिस्ट्रेशन में अब ये चीज मैं आपको इम्पॉसिबल मानता हूँ। अभी हुआ क्या है, रशियन यूक्रेनी वॉर का 1 साल होगी, एनिवर्सरी होगी, कहा जाए तो एनिवर्सरी इज नॉट द प्रॉपर वर्ड बट ऐसा बोल सकते हैं। अब प्रेसिडेंट जो बाइडेन का वहां जाना वाज अपसेटिंग अ लॉट ऑफ पैराडाइम्स। अगर आप देखिए, अगर जो बाइडेन वहां नहीं जाते तो बहुत सी चीजें नहीं हिलती। अब मैं आपको दो चार फैक्ट्स बताता हूँ इसके बारे में। ये जो लड़ाई है, ये यूक्रेन और रशिया की लड़ाई नहीं है। ये है रशिया वर्सेस यूक्रेन प्लस नेटो प्लस वेस्ट प्लस अमेरिका। ये पहला, जो हम रशियन यूक्रेन वॉर कहते हैं, इट विल बी लाइक बिलिटलिंग द सब्जेक्ट। इट इज द होल ऑफ वेस्टर्न अलायंस वर्सेस यूक्रेन। मैं आपको बताऊं, दुनिया में आपको जान के हैरानी होगी आलिया जी, दुनिया में ये जितने यूनिसेफ वगैरह है, जितने भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जी दुनिया में हम ये करते हैं वो करते हैं, दे डू अ चैरिटी टू द होल वर्ल्ड जिसमें 203 कंट्रियों से ज्यादा आती है, वो $7 बिलियन। और यूक्रेन को अब तक $150 बिलियन के हथियार दे चुके हैं। पूरी दुनिया के 200 से ढाई जायद मुल्कों को 7 बिलियन का चैरिटी करते करते बहुत बड़ा काम कर दिया हमने। यहाँ $150 बिलियन का हथियार यूक्रेन को दे चुके हैं। पर दिक्कत यह है, यूक्रेन विद ऑल इट्स माइट इज नॉट एबल टू डिफीट रशिया। देखिए, नेटो पीछे, अमेरिका पीछे, वेस्ट पीछे, सब पूरा यूरोपियन यूनियन पीछे, तब भी रशिया को डिफीट नहीं कर पा रहा। सच्चाई ये है कि यूक्रेन का 25% एरिया रशिया के कब्जे में। सच्चाई ये है कि 42% से 41% जो मिनरल वेल्थ है वो उसके कमरे में। सच्चाई ये है कि पुतिन के पास 2300 टन सोना है। जैसे आपने सैंक्शन लगाई, वो सोने की वैल्यू $3 बिलियन बन गई। सच्चाई ये है कि जो रशियन ऑयल इंडस्ट्री खत्म हो गई थी, आपने उसको जिंदा कर दिया। रशिया इज एबल टू पंप 10 मिलियन बैरल्स पर डे, 10 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे। अब रशिया इज द न्यू मिडिल ईस्ट व्हेन इट कम्स टू ऑयल। अब मिडिल ईस्ट ऐसे, और सच्चाई ये भी है कि रशिया ओपेक का पार्ट है, न्यू ओपेक का, एक्सटेंडेड ओपेक प्लस का। पर जितना मार्केट शेयर रशिया ने लिया उतना ओपेक भी उससे वापस नहीं ले पाएगा। तो रशिया की दो ही तो इंडस्ट्रीज है, एक आर्म्स और एक ऑयल, दोनों चल रही है। अब वेस्ट को लग रहा है यार ये लड़ाई तुम हार रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि मतलब लड़ाई रुके और इज्जत भी ना बच, मतलब इज्जत भी बची रहे और काम भी हो जाए। अब वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, यूएनएससी में कुछ ला नहीं पाएंगे क्योंकि वीटो पावर है रशिया के पास, तो अब बचा यूएनजीए। यूएनजीए में जी हम ये अधिवेशन लाएंगे कि ये लड़ाई रुकनी चाहिए। और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि फ्रांस, कोशिश ये कर रहा है कि फ्रांस को, उनका कुछ नेपोलियन को लेके भी उनकी कुछ हिस्ट्री की अदावतें चल रही है कि नेपोलियन ने रशिया पे हमला किया था तो पूरा मॉस्को जला डाला, पर आते आते नेपोलियन खुद ही खत्म हो गया था, पोलैंड तक ही नेपोलियन खत्म हो गया था। तो ये आपस में एक दूसरे को ताने भी कस रहे हैं कि भाई तो नेपोलियन, ये तुम्हें नेपोलियन का क्या वो याद है। तो
नेपोलियन की जो 6 लाख फौज थी वो आते थे 10,000 बच गई थी। मतलब नेपोलियन बर्न डाउन मॉस्को, बट व्हेन व्हाइल कमिंग बैक नेपोलियन वाज हिमसेल्फ फिनिश्ड। तो फ्रांस कह रहे हैं हम नेपोलियन के वंशज है, वो कह रहे हैं तुम्हें याद है नेपोलियन के साथ हुआ, तो वो चक्कर भी चल रहा है। अब फ्रांस प्रेशर कर रहा है कि भाई इंडिया वोट करे, क्योंकि इंडिया का वोट बड़ा डिसाइडिंग वोट होगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ कि भाई इंडिया ने भी रशिया के अगेंस्ट वोट किया। बेसिकली ये रशिया पे प्रेशर डालना चाहते कि तुम्हारे क्लोजेस्ट जो फ्रेंड्स हैं वो भी तुम्हारे खिलाफ वोट करें ताकि तुम ये लड़ाई रोको। रशिया लड़ाई तो रोकना चाहता है, यूक्रेन भी चाहता, पर यूक्रेन की शर्तों पे तो लड़ाई रुकेगी नहीं ना। रशिया विल नेवर रिसीड द टेरिटरी। यूक्रेन कहता मुझे लड़ाई का खर्चा दे दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। एक सीधी सी बात है, लड़ाई रोकनी यूक्रेन आज बोलते वो नेटो का मेंबर नहीं बनेगा 30 साल तक, 20 साल तक, 10 साल तक लड़ाई कल रुक जाएगी। और जो नेटो ने 5 एक्सपेंशन की है, प्रॉब्लम तो ये है। और अगर आप देखेंगे इस दौरान भी S-400 बिक रहा है, रशिया का हथियार तो बिक ही रहा है, और रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर ऑलमोस्ट इन प्लेस। अब ये कोशिश की जा रही है कि फ्रांस इज वेरी क्लोज टू इंडिया, तो फ्रांस के थ्रू ही प्रेशर डलवाया जाए कि भाई इंडिया इंडिया। जो अगर आप देखिए पुतिन की ऑयल और जो आर्म्स की इंडस्ट्री दोनों चल रही है, रशियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पूरा है, रशिया ने काफी कंट्रियों के साथ रुपी ट्रेडिंग शुरू कर दी, तो एक रशिया को स्विफ्ट में निकाल के भी फायदा नहीं हुआ। अब वेस्ट चाहता है कि अब भाई अगर लड़ाई रोकनी है तो ज़ेलेंस्की को हथियार देना बंद करो। जब तक हथियार नहीं दोगे, यूएन में अधिवेशन लाने से, यूएन में वोटिंग कराने से कुछ नहीं। वहां एक सर्मोनियल वैल्यू हो भी जाएगा, इंडिया ने जी अगेंस्ट रशिया वोट किया, बट दैट विल नॉट हेल्प, दैट विल स्टिल नॉट स्टॉप द वॉर। वॉर को रोकना तो हथियार देना बंद करना पड़ेगा। आप देखिए यूरोप में कितनी इन्फ्लेशन है, आप देखिए यूएस में कितनी इन्फ्लेशन है, आप देखिए पूरी दुनिया में कितना रिसेशन है। आइडिया ये है, पूरी दुनिया में फ्यूड और फ्यूल क्राइसिस आ गया, फूड सिक्योरिटी इज बिकमिंग अ मेजर प्रॉब्लम। अब वेस्ट इज लुकिंग फॉर अ फिग लीव टू सेव इटसेल्फ, बट पुतिन इज नॉट गोइंग टू बज एन इंच। और इतनी यहाँ जो पीछे खेल चल रहा है, जो आर्टिक ऑयल था, जो आर्टिक के जितने रिसोर्सेस उस पर लगभग रशिया ने कब्जा कर लिया। रशिया का बड़ा गेम तो आर्टिक है, आर्टिक इज वर्थ ट्रिलियंस ऑफ रिसोर्सेस, तो आर्टिक में भी रशिया ने कब्जा कर लिया। तो ऐसे में इंडिया से उम्मीद करना टू प्ले वेस्टर्न गेम इज नॉट फेयर। We will do whatever is in our supreme national interest, and I think in our national interest we'll abstain. नाम कहते हैं लड़ाई करो, नाम कहते हैं लड़ाई रोको, पीस की कोशिश, पीस की जो कवायद है वो हम जारी रखेंगे। विल टॉक टू रशिया एंड यूक्रेन बोथ, भाई आप लड़ाई रोकें, और यही यही चीज होगा, और कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट करे। पर देखिए ये यूएनजी में एक यूएनजी में को नीचा दिखाना, एक ऊपर करना, कैंप बनाना, गुट बनाना, इससे लड़ाइयां नहीं रुकेंगी। और आज 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 दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हुई आलिया जी। आज रशिया जर्मनी का स्टेटमेंट आया, इफ इंडिया इज बाइंग रशियन ऑयल इज नन ऑफ आवर बिजनेस, ये स्टेटमेंट आया आज। और अब फ्रांस भी कह रहा है, फ्रांस भी इस लड़ाई से निकलना चाहता है। देखिए सब अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, अभी सब अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, बस एक मतलब बिल बोर्ड मिल जाए, इज्जत के साथ निकल जाए, बट ये नहीं कि हार के निकले। अब उनका ये कि बस एटलीस्ट ये तो हो जाए रशिया को हरा के निकले, या रशिया को दबा के निकले, पुतिन का दबा के निकले। जबकि आज पुतिन कहता है कि भाई जो वो उन्होंने ट्रीटी खत्म की है, अब जो उनका नया आईसीबीएम है, अब वो डिप्लॉय करने की बातें हो रही है आज। तो मतलब दुनिया इज एजिंग टुवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड वॉर, एंड दिस नॉट द टाइम टू प्ले गेम्स एंड वन मैन अप शिप। आई डोंट थिंक बाइडेन हैड एनी जॉब टू गो टू यूक्रेन, कोई मतलब ही नहीं था यूक्रेन जाने का, दैट इज फ्यूलिंग द फायर। ऑलराइट, ये जो आपका पॉइंट है, इसी इसी पॉइंट को लेकर आगे बढ़ते हैं। आपने कहा दुनिया तो तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ रही है और ये तो कोई टाइम नहीं तरह की चीजों का। जो जेलेंस्की है उन्होंने ये कहा कि अगर इंडिया का हमसाया रशिया से मिलता है तो तीसरी जंग अजीम हो सकती है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है। क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू तब भी यही रहेगा अगर चाइना और रशिया यूं हो जाए? और देखिए आप देखेंगे चाइना, देखे ना, क्योंकि उस वक्त तो सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, चाइना और एशिया की अब भी एक अच्छा रिलेशन है। चाइना और एशिया दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज है, पर द टाइप ऑफ कम्युनिज्म इज डिफरेंट। चाइना और एशिया में एक बहुत बड़ा फर्क है, चाइना हैज टेरिटोरियल एम्बिशंस, रशिया डज नॉट हैव टेरिटोरियल एम्बिशंस। रशिया इज अ सुपर पावर, चाइना इज नॉट अ सुपर पावर। और एशियन और चाइनीज आपस में भरोसा नहीं करते। बाकी चाइना की आप किसी से भी दोस्ती करे, रशिया किसी से भी दोस्ती करे, उससे हमारी और रशिया की दोस्ती पर फर्क नहीं पड़ता। देखिए जब पूरे यूरोप को, पूरे नेटो को, पूरे अमेरिका को हक बनता है यूक्रेन को हथियार देने का, तब तीसरा विश्व युद्ध नहीं शुरू होगा। अगर चाइना रशिया की मदद करता है, या चाइना को रशिया को हथियार देता है, कुछ और करता, मुझे नहीं पता क्या करने वाला चाइना, तो इससे दुनिया का बैलेंस कैसे हो गया? भाई जो तुम करो वो सब ठीक, जो कोई और करे वो गलत।
मतलब आप ये ज़ेलेंस्की ये तो खैर स्टैंड अप कॉमेडियन है, अगर आपकी इसकी कैबिनेट देखो सब कोई कॉमेडी पिक्चर मेकर है, कोई कॉमेडी पिक्चरों का डायरेक्टर है, कोई कॉमेडी पिक्चरों का प्रोड्यूसर है। इसका नहीं सुमित, 80%। सॉरी टू डिसएग्री, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा अमेरिका के बहुत से प्रेसिडेंट ऐसे थे जो कि उनके हॉलीवुड से आए। नहीं, मैं और उस पर बात नहीं कर रहा। सर मैं ये तो नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं ओके। नहीं नहीं मैं आपको बता रहा हूँ क्यों फर्क क्यों है। देखिए जनरल लॉयड ऑस्टिन की बात करें, ही इज नॉट फ्रॉम हॉलीवुड। सर आपके मुल्क में ऐसा है, आपसे तो हम ये उम्मीद नहीं रखते ये वाली बात करेंगे, आपके मुल्क में नहीं तो नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो इसमें सियासत पॉइंट में आए। है। देखिए, और दूसरा पॉइंट आपको बता रहा हूँ, देखिए ये जो लोग इंपॉर्टेंट पोस्टों पे होते हैं, डॉक्टर डॉक्टर जयशंकर है किसी कॉमेडी पिक्चर के हीरो थोड़ी ना है। राजनाथ सिंह जी के कॉमेडी पिक्चर के हीरो हैं क्या? आप मैं बताऊं, मैं आपको बात करूं, आज अमित शाह जी के ये क्या कॉमेडी पिक्चर बनाते थे? देखिए जो आपका कैबिनेट कमेटी जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होते हैं, अगर उसमें ये एक इंडस्ट्री के आप अपने लेकिन बंदे ला रहे हो, अपने यार दोस्त ला रहे हो, लेकिन पहले लेकिन पॉइंट अगर ये है। आपकी लेकिन अगर आपकी स्मृति ईरानी टेलीविजन की हैं, वो तो क्या इसका मतलब है वो सही पॉलिटिशियन नहीं 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 मैं ये नहीं कह रहा सही पॉलिटिशियन नहीं है, मैं कह रहा हूँ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, कॉमेडी इंडस्ट्री के सारे बंदे हैं। डिफेंस मिनिस्टर भी कॉमेडी इंडस्ट्री का आएगा तो दिक्कत तो होगी ना कहीं ना कहीं। और एक और बात है, इनके 80% जो इनका कैबिनेट है उसमें डुअल पासपोर्ट होल्डर है, एंड लॉट ऑफ देम होल्ड अमेरिकन पासपोर्ट्स। हमारे डुअल पासपोर्ट होल्डर कोई नहीं होता जो भारत में है। 100% भारतीय, किसी के पास डुअल पासपोर्ट नहीं है, डुअल पासपोर्ट अलाउड नहीं है। दे आर 100% कमिटेड टू सॉइल एंड अर्थ। जैसे रशियंस और इंडियंस में कॉमन चीज है, वही हम बोलते हैं भारत माता, दे कॉल्ड मदर एशिया। सो इट इज नॉट अ पीस ऑफ लैंड फॉर अस, इट इज लाइक अ मदर। सो नोबडी कैन ट्रेड हिज मदर, इट इज वेरी श्योर। अब ये लोग इससे भागना चाहते हैं। अब ये कि भाई अब इंडिया वोट करें, ये सब हम करेंगे नहीं, विल वर्क इन आवर नेशनल इंटरेस्ट, और आई थिंक वी विल बी एब्सटेनिंग। और बाकी हम तो चाहेंगे लड़ाई रुके, हम तो चाहेंगे लड़ाई रुके, एंड लॉट ऑफ वर्ल्ड लीडर्स are looking to Prime Minister Modi to to kind of negotiate peace. बट अगर हथियार मिलते रहे तो हम हमारे हाथ बहुत बन जाते हैं। क्योंकि ज़ेलेंस्की, देखिए अमेरिका को ये फर्क नहीं पड़ता कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यहाँ है, व्लादिमीर पुतिन वहां है। जब तक ये व्लादिमीर उस व्लादिमीर को मार रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिकन विल फाइट टू द लास्ट यूक्रेनी स्टैंडिंग। जब तक आखिरी यूक्रेनी बचा, दे लड़ते रहेंगे। और मेरे तो ये भी सुनने में आया कि ज़ेलेंस्की जर्मनी में है, ही सेफली इन जर्मनी, वो रहता ही नहीं पोलैंड में। ये भी काफी जगह पे अटकलें लगाई जा रही, ही डजंट, पहले पोलैंड में था, फिर अब वो जर्मनी में रह रहा है, ही इज नॉट इन यूक्रेन। तो अब जहाँ का प्रेसिडेंट ही थोड़ा बाहर हो, जहाँ का प्रेसिडेंट ही लड़ाई के क्षेत्र से बाहर हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रेसिडेंट को छोड़िए आलिया जी, सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र की बात है कि भाई इस लड़ाई की जरूरत क्या है? आप आज अनाउंस कर लो वी विल नॉट जॉइन नेटो फॉर 10 years, लड़ाई कल रुक जाएगी, पुतिन विल हैव नो रीजन टू फाइट। 20 साल 30 साल का विंडो दे दीजिए, बट आप वो नहीं दे रहे। और आप, नेटो ने आपको दिया क्या? नेटो ने है? आपको दिया तो है नहीं कुछ भी। ठीक है, जी आई एग्री कि इस फाइट का जो है कोई जरूरत क्या है, ये तो मैं आपसे फुली एग्री इसलिए करती हूँ कि इस दुनिया जो है वो तो बस ये एक होने की देर है, और पहले ही जो है वो क्या क्या कुछ हो रहा है। कुदरती आफात ही इतनी आ रही है, अब हम जंग भी करने पे तैयार है। अच्छा, अब सर एक तो ये कि लगता है कि तमाम जो कंट्रीज है ना, उन्होंने आप लोगों ने उनको कुछ शरबत में पानी में घोल के पिला दिया। हर कोई जो है वो आपको कह रहा है कि जनाब ये नेक्स्ट सुपर पावर है, ये तो जनाब ये है। अब हमने देखा कि यूके की तरफ से फिर ये एक तो वहां पे ऋषि सुनक है, ठीक है जी, भारतीय निषाद उनको कहा जाता है, तो वो जो है वो उन्होंने कहा है कि इंडिया उन्होंने कहा इकोनॉमी, यानी सुपर पावर नहीं कहा लेकिन इकोनॉमिक पावर का है, इंडिया इकोनॉमिक पावर या इकोनॉमिक सुपर पावर ये बोला है। तो चलें, आपकी जो है तरक्की तो है, लेकिन इसके साथ में इसके ऊपर भी आप कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन इसी के साथ में एक और भी आपके सामने एक ओपिनियन देख रही थी, जिसमें आपके रेयर एडमिरल जो हैं उन्होंने ये लिखा है कि इंडिया मस्ट अपडेट इट्स सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एंड शेड ऑब्सेशन विद पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने काफी कुछ चीजें कही, आपने पढ़ा होगा। उसके ऊपर भी फरमाइएगा कि वो जो ओपिनियन उनका है उसके बारे में आप क्या ख्याल रखते देखिए आलिया जी, 4-5 पॉइंट बताऊं आपने इकोनॉमिक सुपर पावर की। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, वी विल नॉट बी अ डेवलप्ड कंट्री, वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग। 2045, 22 years डाउन द लाइन, हमारा जीडीपी विल बी 25.8 ट्रिलियन, ईएनवाई का नंबर आया है। पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक है ये। तो मतलब 22 साल में 22 ट्रिलियन का जीडीपी ऐड होगा। तो ये यूके को पता है। यूके का इकोनॉमिक आउटलुक -0.3, हमारा 6 से 7%। हमारा पहला ट्रिलियन बनने में 57 साल लगे थे। अब कुछ टाइम में हम ट्रिलियन एक साल में बनाएंगे। हमारे पास 900 से ज्यादा यूथ पावर है। हमारी मीडियन एज 28-29 साल है, और डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास 7 साल तक रहेगा। हमारे हमारे हर मिनट 8 लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं।
तो वी आर क्रिएटिंग ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारे यहाँ हर सेकंड 3 लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, जिसमें से 2 लोग विलेज के। हमारे यहाँ सबसे बड़ा रोड नेटवर्क आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये सारी चीजें जो हमारे पास हैं, और अब लिथियम भी है, मिनरल्स भी है, सब कुछ, ये जो चीजें हमारे पास है, दैट इज व्हाट ऋषि सुनाक इज मेंशनिंग अबाउट इकोनॉमिक सुपर पावर। वो इसलिए नहीं कह रहे इकोनॉमिक सुपर पावर बिकॉज ही इज ऋषि सुनाक, नो, इकोनॉमिक सुपर पावर वो करे। और अब मैं आपको बता दूं, हमारा जो यूपीआई है, यूपीआई इज ऑलरेडी वर्किंग इन 18 कंट्रीज, 12 कंट्रियों से और एमओयू हो रहा है। और हमारा रुपी इज ट्रेडेड इन 34 कंट्रीज, 62 कंट्रीज हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट फॉर रुपी ट्रेडिंग। तो अगर ये हो जाएगा, आईएमएफ की किटी में आ जाएगा, और आईएमएफ की किटी में आते ही इट विल बिकम अ ग्लोबल करेंसी। तो मिलिटरीली वी आर नंबर 3rd और 4th इन द वर्ल्ड, ये आप जानते ही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वी आर नंबर 3rd इन द वर्ल्ड। और जितना हमारे पास सोना है टू गारंटी अवर करेंसी, वी हैव मोर गोल्ड देन द कंप्लाइंट गोल्ड ऑफ वर्ल्ड पुट टुगेदर। तो it is not just because his name is Rishi Sunak उसने इसलिए कह दिया। There are reasons, and there are now all international institutions are accepting this across the world। ये मेरा कहना नहीं, सबका कहना। तो अब वो ओपिनियन पे फरमाइएगा, क्या कहते हैं आप? देखिए, हर एक आदमी, उनका पूरा सम्मान है, हर एक आदमी का अपना ओपिनियन है, हर एक आदमी का अपना पर्सपेक्टिव है। मैं भी बहुत पब्लिकेशंस के लिए लिखता हूँ, आई गिव माय ओन पर्सपेक्टिव। ये जरूरी नहीं कि जो मेरा पर्सपेक्टिव वही सलाह वही सही हो और वही चीज किए गए। देयर आर पीपल ऑन द जॉब हु आर वर्किंग इन इट। जैसे थिएटराइजेशन ऑफ कमांड्स इज वर्क इन प्रोग्रेस। मुझे लगता है बाय दिस ईयर एंड वी विल हैव थिएटराइजेशन कंप्लीट। सो थिएटराइजेशन इज ऑलरेडी डन। we are abhi humne 60% equipment we are now buying from India at 6% of the defense budget. How we have increased our capital expenditure on the defense budget by 16-17%. A lot of things we are indigenizing now. From a defense net importer now, this year we exported $1.5 billion, and by 2024-25 we'll be exporting $5 billion. Next 20 years our defense export target is $100 billion. तो ये चीजें आलिया जी चल रही। We are building more than 46 naval assets. We have built the aircraft carrier, we built LCA, LCH, अब मरीन वर्जन भी उसका आ रहा है। अभी हमने पहले मिसाइल डिप्लॉय कर दी। ये तो सब, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप हमेशा बताते हैं, हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन उनका एक खास इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से इसमें एक पर्सपेक्टिव था। नहीं, देखिए, हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। देखिए, एक 2 फ्रंट वॉर इज अ पॉसिबिलिटी। आपके अस्कर डू में 40-44 चाइनीज जेट क्या कर रहे थे, और अब भी आते जाते रहते हैं। Ascar-2 is not a part of China, correct? It's under your control. तो वहां पे चाइनीज जेट्स क्या कर रहे हैं? उनको पार्किंग की जगह क्यों? हमारे यहाँ तो आपने देखा किसी के 44 अस्कर जेट खड़े और आते जाते रहे हैं। तो एक 2 फ्रंट वॉर इज अ पॉसिबिलिटी, एंड वी आर हैविंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट डिप्लॉयमेंट, बिगेस्ट मिलिट्री डिप्लॉयमेंट अगेंस्ट चाइना राइट नाउ, एंड वी आर टैकलिंग चाइना। देखिए आलिया जी, चाइना मेरी शक्ल देख के, मेरी शराफत देख के नहीं रुका। चाइना रुका है मिलिट्री माइट के कारण। चाइना नोज वी आर अ न्यूक्लियर ट्रायड। चाइना नोज इंडिया कैन नॉट बी डिफीटेड। चाइना नोज कि इंडिया को हाथ लगाने का मतलब है पूरी दुनिया की सैंक्शन लग जाएगी। चाइना इज नॉट रशिया। रशिया 1 साल से स्विफ्ट से बाहर है। रशिया सर्वाइविंग, चाइना 3 महीने में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। चाइनाज इकोनॉमी इज क्रिपलिंग। सो ये जो हमारा मिलिट्री माइट है, डिप्लोमेसी वर्क्स ऑन द ब्रिज ऑफ मिलिट्री माइट। इफ यू हैव पावर, योर डिप्लोमेसी विल वर्क। अगर आपके पास पावर नहीं, चाइना किसी का नहीं है। अरे चाइना तो उग्रों को छोड़ रहा है, उनकी धरती पे कब्जा करके उनकी ऐसी तैसी कर ली। चाइना हांगकांग पे भरोसा नहीं करता, चाइना इनर मंगोलिया पे भरोसा नहीं करता, चाइना तिब्बत पे भरोसा नहीं करता। चाइना हन चाइनीज को छोड़ के किस पे भरोसा करता है? तो अगर हम सोचे कि भाई ट्रू फंड वॉर नहीं होगी, ये नहीं होगा, बट अगेन I2U2 कॉड and जो भी बाकी अलायंसेस, दे आर ऑलरेडी फोकसिंग ऑन इंडो पैसिफिक। इनफैक्ट इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदला गया, एंड वी आर स्ट्रेंथनिंग अवर नेवी। वी आर स्ट्रेंथनिंग अवर नेवी लाइक एनीथिंग। और हमारी एयरफोर्स इज रेटेड नंबर 3 इन द वर्ल्ड। अगर आप देखें WDMA की रेटिंग जो अभी आई है इस साल की 2022 की, वी आर रेटेड हायर देन द चाइनीज PLA एयरफोर्स। तो हाँ, हम अमेरिका से बहुत पीछे। मैं अमेरिका से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं कर रहा अमेरिका रशिया, उसके बाद हमारा नंबर आता है। और कंटिन्यूस इंडिजिनाइजेशन, कंटिन्यूस वेपन डेवलपमेंट इज हैपनिंग। आप देखिए पिछले 1.5 साल में हमने 36 से ज्यादा मिसाइल तो टेस्ट कर लिए, और वी आर ऑल्सो बिकमिंग अ सुपर पावर इन द स्पेस। ये सब चीजें चल रही है आलिया जी। एवरीबडी हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें से कुछ अच्छा होगा तो आई एम वेरी श्योर उन्होंने लिखा, तो कोई अगर कोई अच्छी चीज होगी दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड। बट ये कहना गलत होगा कि वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग। और पाकिस्तान की जहां तक बात रही, पाकिस्तान में एक ही वो है कि आतंकवाद और टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। इट्स अ स्टेटेड पॉलिसी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक्स। थैंक यू मच। थैंक यू।